ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये एडिटोरियल आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में मिल जाती है। तो जरूर आप लोग इन्हें पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। ट्रंप की कृपा के भरोसे ना रहे भारत। अभी आप देखते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको लेकर बातें हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला ले लें, ये भगवान जानते हैं कि वो जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उथल पुथल मचना स्वाभाविक सी बात हो चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी को लेकर भारत में उत्साह है, और इस उत्साह की वजह ट्रंप के प्रति कोई विशेष लगाव ना होकर उनके पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन से जुड़ा असंतोष है। बाइडन प्रशासन का रवैया भारत सरकार और विशेष रूप से उसके मुखिया नरेंद्र मोदी को लेकर बेरुखी भरा रहा है। हालांकि ट्रंप को लेकर उत्साह के माहौल को भी कुछ लोग जल्दीबाजी भरा बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक देश अपने हितों के अनुरूप ही काम करता है। अमेरिका को तो इस मामले में महारत हासिल है। अमेरिका को लेकर एक कहावत बहुत आम है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना और भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भला ट्रंप सरकार क्यों किसी से अलग होगी। किसी भी सूरत में अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मांगा जैसे अपने चुनावी नारों के साथ ही उन्हें अपनी शुरुआत करनी होगी। आप्रवासियों को बाहर निकालने की शुरुआत के साथ ही ट्रंप ने अपने रेवर भी जाहिर कर दिए हैं, और कहते हैं कि ये मतलब ही है एक तरह से अमेरिका। देखिए, पहले इसका झुकाव चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था। आज आप देखते हैं कि एशिया में अगर दबदबा बनाना है, बिना भारत के वो संभव नहीं है। चाइना को अगर रोकना है आगे बढ़ने से, तो बिना भारत के वो संभव नहीं है। इसलिए भारत की तरफ इसका झुकाव देखने को मिल रहा है। देखिए, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये आप देखेंगे भारत आपको देखने को मिल जाएगा। और लोग भले ही ट्रंप को अलहदा और अप्रत्याशित व्यक्ति कहें, लेकिन उनकी बातें सीधे और सपाट होती हैं। वह जैसे दिखते हैं कमोबेश वैसे ही हैं। उनके मामले में अनावश्यक अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे नेता कूटनीति और इधर उधर की बातों में उलझाए रखते हैं, और जिससे अटकलीबाजियां को बल मिलता है। ट्रंप के मामले में ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका उद्योगों और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प ट्रंप की शीर्ष प्राथमिकता है। उनकी अभी तक की घोषणाओं से इसकी पुष्टि भी होती है। चूंकि ट्रंप मूल रूप से एक कारोबारी हैं, और अब वह भी परंपरा से इतर शैली वाले, जो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने में वह पूरी तत्परता दिखाएंगे। अमेरिकी हितों के लिए ट्रंप व्यवसायिक साझेदार देशों के साथ कड़ी सौदेबाजी से कतई नहीं हिचकेंगे। इस मामले में भारत को भी उनसे किसी प्रकार की रियायत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ उनकी कितनी ही आत्मीयता क्यों ना हो, लेकिन शायद ही वह भारत को ढील दें। भारत को इससे कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थकी बनने की आकांक्षा रखने वाला देश किसी की कृपा के भरोसे नहीं रह सकता है। हम वह मुकाम अपने दम पर हासिल करना होगा। अगर इस परिदृश्य में कुछ मुश्किलें सामने आती हैं, तो हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना होगा। उचित यह होगा कि सरकार एवं उद्योग, हमारे उद्योग जगत अपनी जुगलबंदी से घरेलू क्षमताओं के विकास के साथ ही अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें। जापान, कोरिया से लेकर चीन ने भी इसी राह पर अपने विकास की संभावनाओं को बुनाया है। निस्संदेह इस राह में कुछ लेन देन का पहलू भी जुड़ा होगा, और जिसके लिए सुविचारित वार्ता रणनीति आवश्यक होगी। मोदी सरकार ने WTO से लेकर G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी इस क्षमताओं का बाखूबी प्रदर्शन भी किया है। देखिए, WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। G20 यानी कि ग्रुप 20 की बात हो रही, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखते हैं कि कितने देश हैं, 21 देश आपको देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड ट्रेड, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर हम लोग ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। और ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी, और इसमें अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक पेचीदा मुद्दा वीजा और आव्रजन का
हो सकता है। मोदी सरकार के लिए घरेलू मोर्चे पर यह मुद्दा बड़ा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि इस कड़वी सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तमाम भारतीय अमेरिका जाकर बसना चाहते हैं। शुरुआती तौर पर भले ही H1B वीजा और अस्थायी वर्क परमिट को लेकर कुछ अड़चनें बढ़ी, लेकिन समय के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के आसार हैं, क्योंकि खुद ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका को योग्य विदेशी कर्मियों की आवश्यकता है। वास्तविक समस्या उन भारतीय मूल के लोगों के मामले में आएगी जो कनाडा या अन्य देशों के जरिए अमेरिका गए या वैध दस्तावेजों के बिना भी वहां टिके हुए हैं। इनमें से कुछ को अमेरिका से तत्काल बेदखल होना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप को अपने समर्थकों के समक्ष यह साबित करना है कि वह उनके किए गए वादों पर अमल करने में लगे हैं। इस मामले में भारत सरकार दोहरे मापदंड नहीं अपना सकती है, क्योंकि हम खुद इस तरह की समस्याओं से दो चार हैं। भारत अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने के साथ ही खुली उन सीमाओं को सील करने पर अमेरिका से समर्थन मांग सकता है, जो घुसपैठ और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों का जरिया बनी हुई है। अब कहते हैं ना कि बाहरी देशों से हमारे यहाँ करोड़ों लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, कोई उनके पास अनुमति नहीं है। और इसी तरह से कहते हैं कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। दुनिया में भू राजनीति के समीकरण परस्पर हितों से आकार लेते हैं। ऐसे में भारत के लिए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का मंच सबसे उपयुक्त दाव हो सकता है। इसका दायरा दक्षिण एशिया से परे प्रशांत क्षेत्र के क्वाड सदस्यों और पश्चिम एशिया तक जाता है। क्वाड की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और आप देखते हैं कि जापान और अमेरिका देखने को मिलेगा। यहाँ चीन की काट में भारत की रणनीतिक महत्ता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां तक रूस के साथ संबंधों की बात है तो ट्रंप सरकार में इसे लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति के साथ टकराव भरा रवैया रखने वाले बाइडेन के उलट पुतिन के प्रति ट्रंप का रवैया व्यवहारिक है। यूक्रेन संकट सुलझने के बाद वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों में नरमी आ सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप सरकार में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के व्यापक रूप से सहज होने के ही अधिक आसार हैं। पिछले कुछ समय से संबंधों में तनाव किसी से छिपा नहीं है। ट्रंप के अभियान में अमेरिकी डीप स्टेट का उल्लेख भारतीयों के एक बड़े वर्ग में गूंजने लगा था। बांग्लादेश के घटनाक्रम को भारत में उसी चश्मे से देखा गया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों और उनके दमन को लेकर जहां बाइडेन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी थी, वहीं ट्रंप की दो टूक चेतावनी आश्वस्त करने वाली रही है। अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिष्ठान की सह पर मीडिया के कुछ हिस्सों से लेकर इंटरनेट मीडिया में आई टिप्पणियों ने भी संदेह पैदा करने का काम किया। भारतीय दक्षिणपंथी खेमे को ट्रंप के शपथ ग्रहण में ईसाई पादरियों की उपस्थिति को ज्यादा तोल नहीं देना चाहिए। अब हमें परिपक्व द्विपक्षीय रिश्तों की उम्मीद करनी चाहिए। लेखक राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ स्तंभकार हैं संदीप घोष, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। घातक प्रदूषण की चपेट में जल जमीन। ये प्रदूषण दुग्ध उत्पादों के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का एक छोटा सा गांव बड़ाल बीते एक महीने में 17 मौतों के कारण चर्चा में है। देखिए, आप देखिए, जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। यहाँ अभी चुनाव भी हुए थे कुछ समय पहले। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अभी 16 और मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बड़ाल में जान गंवाने वालों में अधिकांश बच्चे हैं। इन सभी को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद वे बेहोश हो गए और फिर उनकी जान चली गई। इसके बाद से प्रशासन द्वारा कोविड काल की तरह गांव के बड़े हिस्से को बाहरी संपर्क से पूरी तरह काट दिया गया। प्रभावित घरों से खाने पीने का सारा सामान निकाल दिया गया। लोगों को प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई सामग्री ही खाने पीने की अनुमति है। पाकिस्तान की सीमा से लगे इस गांव में इस तरह की मौतों ने कई आशंकाएं खड़ी की हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मरने वालों के शरीर में कैडमियम की भारी मात्रा पाई गई और मौत का कारण यही लगता है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार बीमार लोगों के शरीर में बहुत सी भारी धातुएं पाई गई। इनकी मात्रा भी सामान्य से कई गुना ज़्यादा मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार भारी धातुएं जहर जैसा काम करती हैं। मरीजों के खून के नमूनों को केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी DRDO ग्वालियर अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं को भी भेजा गया। वहां से रिपोर्ट मिलने पर ही बीमारी का असली कारण पता चल सकेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बड़ाल में मरने वालों के शरीर में किसी किस्म का जहर नहीं पाया गया और जिस तरह बीमारी फैली उससे यही संकेत मिलता है कि कैडमियम या अन्य भारी धातु की बड़ी मात्रा किसी खाद्य श्रृंखला में आई। बड़ाल गांव हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की गोद में है। यहाँ से बहुत सी जलधाराएं बहती हैं। चिनाव की सहायक नदी आंसी बड़ाल से होकर गुजरती है। संभव है कि पानी के माध्यम से कैडमियम या अन्य कोई यह भारी धातु लोगों के शरीर में पहुंची हो। बड़ाल और उसके आसपास बहुत सी नदियां और झरने हैं। यहाँ कई तालाब भी हैं। बड़ी आबादी पानी के लिए इन्हीं जल स्रोतों पर निर्भर है। चूंकि इस इलाके में कोयला, चूना, बॉक्साइट, लोहे
और वेंटोनाइन जैसे अयस्क मिलते हैं। इसके चलते अवैध खनन बड़ी समस्या है। ऐसे में खनन अवशेषों के जल धाराओं में मिलने से उसमें भारी धातु की मात्रा बढ़ने की आशंका है। ऐसे मामले पहले मेघालय में भी देखे गए। कुछ साल पहले वहां अवैध कोयला खनन के अवशेषों के चलते नदी का पानी नीला हो गया। इसमें तमाम जलचर मारे गए थे। 1912 के आसपास जापान में तोयामा बेसिन की जेनजू नदी के किनारे रहने वाले लोगों के शरीर के जोड़ों में भयानक पीड़ा और सांस की दिक्कतें शुरू होने से कई मौतें हुई थी। जब इन मामलों की जांच की गई तो पता चला कि नदी के किनारे भारी खनन के कारण उसके पानी में कैडमियम की मात्रा बढ़ने से यह समस्या पैदा हुई थी। नदी के पानी का सेवन और खेतों में उपयोग से धान और सब्जियों में कैडमियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर बढ़ गई। बड़ाल के भौगोलिक हालात और मरीजों की स्थिति जेनजू नदी के किनारे बसे लोगों से मिलती जुलती है। इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इन दिनों भारी धातु विषाक्तता उनका जैव संचयन कुछ ऐसी उभरती वैश्विक चिंताएं हैं जो पौधों, जानवरों, मनुष्य सहित विभिन्न जीवन रूपों को प्रभावित करती। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि विधियां आदि कथित विकास गतिविधियों के चलते भूमि और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कैडमियम विषाक्तता चीन, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में एक प्रमुख मुद्दा है। परिस्थिति तंत्र में कैडमियम की सीमा से अधिक मात्रा मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से मानवीय खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकती है या मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे कैडमियम प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मौजूद होता है, लेकिन अंधाधुंध कृषि और खनन जैसी गतिविधियों से इसका स्तर बढ़कर खतरनाक हो सकता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से कैडमियम को अवशोषित करते हैं। वह पत्तेदार सब्जियां, अनाज, जड़, बाली फसलों और अनाजों में जमा होता है। कई बार मवेशी कैडमियम युक्त पौधे खाते हैं और उनके शरीर में जमा हो जाता है। फिर उनके दूध या फिर मांस के जरिए वह इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और ये पानी में तेजी से घुलता है। और इसी तरह हवा में भी कैडमियम सबसे पहले गुर्दों, विशेष रूप से गुर्दों की नलिकाओं को प्रभावित करता है और मूत्र विसर्जन को बढ़ाता है और इससे कमजोरी होती है और लीवर को नुकसान पहुंचता है। राजौरी के गांव में जिस तरह मरीजों के अंग काम करना बंद कर रहे हैं, फिर उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं और उससे कैडमियम की आशंका को ही बल मिलता है। और बहुत से लोगों को यही एक आशंका यह भी है कि कहीं सीमा पार से या किसी देश विरोधी तत्व ने रासायनिक आतंकवाद का कोई प्रयोग ना किया हो। केंद्र और राज्य सरकारों के कई दल वहां जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी जांच की प्रतीक्षा है। फिलहाल शासन प्रशासन के सामने चुनौती बीमारी के कारणों को पहचानने और नियंत्रण की है। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं पंकज चतुर्वेदी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बाकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मालूम चलेगा कि असली कारण क्या था इसका। खुद को बदलें, ऊर्जा देख रहे हैं आप। जीवन में व्यक्ति और समाज दोनों अपना विशेष अर्थ रखते हैं। व्यक्ति समाज से जुड़कर जीता है, इसलिए समाज की आंखों से वह अपने आप को देखता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे चरित्र का बिंब समाज के दर्पण में तो प्रतिबिंबित होता ही है और उसका स्वयं का जीवन भी इसकी प्रस्तुति करता है। हम सभी यह सोचते हैं कि यदि अवसर मिलता तो एक बढ़िया काम करते। कलाकार अपनी श्रेष्ठ कृति के सृजन के लिए आबादित एकांत खोजना, कभी निर्जन वन में अपने शब्द परोता है। योगी शांत परिवेश में स्वयं को टटोलता है। छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए रातों को जागता है क्योंकि उस समय शांति होती है। जीवन समस्या के द्वंद्व से उबरने के लिए हम थोड़ी देर अकेले में जा बैठते हैं। योगी और तपस्वी समस्याओं से जूझने का एक तरीका बताते हैं कि आंखें बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ, मन में किसी तरह के विचार को ना आने दो। पर गीता का ज्ञान वहां दिया गया जहां दोनों ओर युद्ध के लिए आकुल सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन ने भरी सभा में मछली की आंख को भेदा था। असल में सृजन और एकाग्रता के लिए जगत के नहीं, मन के कोलाहल से दूर होना होता है। भगवान उन्हीं पर कृपालु होते हैं जो पवित्रता के साथ अपना कर्म करते हैं। सच में प्यार में, व्यवस्था में, कर्म में, लक्ष्य में जहां विश्वास होता है वहां आशा जीवन बन जाती है। जब कभी व्यक्ति के भीतर द्वंद्व चलता है तो जीवन का खोखलापन उजागर होने लगता है। अक्सर आधे अधूरे मन और कमजोर निष्ठा से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता संदिग्ध हो जाती है। फिर हम झटपट अदृश्य शक्ति से रिश्ता नाता गढ़ने लगते हैं। भीतर शक्ति को बाहर निकालकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। हम आज से ही अपना चिंतन, विचार, व्यवहार, कर्म और भाव बदलना शुरू करें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा, कुछ समझ रहे हो। आस्था पर आघात की आदत, ये आप सभी जानते हैं। देखिए ये आर्टिकल बड़े बेकार लगते हैं मुझे।
कि जहां राजनीति की बातें हो रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें हो। अब देखिए कांग्रेस नेता भाजपा पर निशाना साधने के लिए फिर में किस तरह हिंदू आस्था की अनदेखी करने और उस पर आघात करने के आदी हो गए हैं। और इनका नया प्रमाण है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कथन कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटने वाली है। हिंदू समाज की आस्था की चोट पहुंचाने वाली ऐसी किसी बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं कह रहा हूं ना कि भाई इस तरह के बयानों को आप लोग छोड़ दिया करिएगा, और वो किसी भी पार्टी के हो, एक पे एक 11 हैं वो सब। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी की भावनाएं कहीं ठेस हो जाते हैं, किसी की कहीं हो जाती हैं। तो ये सब आप लोग छोड़ा करिएगा। सुधार की अच्छी पहल, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिल सके, इस ओर शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी सच है कि सुविधाएं बहाल होने से अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर दवा से लेकर चिकित्सा की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि सरकारी अस्पतालों की कुछ ना कुछ शिकायतें भी आती रहती हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। अब यह तय किया गया है कि मुख्यालय स्तर की टीम सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को की महीने में 4 बार निरीक्षण करेंगे। यह टीम संबंधित अस्पताल की शिकायतों और उनके निवारण को लेकर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। जाहिर है कि मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से चिकित्सा सेवा में और सुधार आएगा। जो शिकायतें मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस टीम के माध्यम से पहुंचेंगी। अस्पताल में चिकित्सक की उपस्थिति को लेकर भी शिकायतें मिलती रही हैं। निश्चित रूप से इस पहल से इन शिकायतों में कमी आएगी। निःशुल्क दी जाने वाली दवाओं की निर्धारित संख्या की जमीनी स्तर पर परख भी हो सकेगी। इसके साथ यह भी आवश्यक लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अनुमंडल स्तर तक के अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर टीमों का गठन हो, जो मुख्यालय को सटीक सूचना दे सके, और जहां चिकित्सकों की कमी या दवा की अनुपलब्धता, इस पर गंभीर विचार हो और फलदायक कार्रवाई हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे प्रयासों से राज्य में दिनों दिन चिकित्सा सेवा में गुणवत्ता बदलाव आएगा। चलिए एक बार बिहार को देख लीजिए। मैं कहता हूं कि देखिए राजनीति पर भी कहीं कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो भैया कुछ उनकी लिखिए कमियां, कुछ उनकी लिखिए, एक बड़ा न्यूट्रल होकर लिखिए। और आपने देखा होगा कि आजकल आप देखते हैं कि जो लिखते हैं आर्टिकल वो भी एक तरफा लिख देते हैं। जो कांग्रेस के पक्षकार होते हैं वो बीजेपी को एक तरह से बिल्कुल नकार देते हैं, और जो आप देखिए बीजेपी की तरफ वाले होते हैं वो कांग्रेस को नकार देते हैं। तो ये सब छोड़ा करिएगा ज़्यादा, या तो स्मार्ट तरीका अपनाया करिएगा कि कांग्रेस वालों से कांग्रेस के पॉजिटिव पॉइंट ले लीजिए और बीजेपी वालों से बीजेपी के पॉइंट लीजिए, और नेगेटिव पॉइंट लेना है तो कांग्रेस वाले होंगे जो बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे जो कमियां हैं, और बीजेपी वालों से कांग्रेस की मिल जाएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना है और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या बिहार। बच्चों का स्कूल से दूर होना ठीक नहीं है। हमारे देश के आधे से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। शिक्षा को लोकतंत्र का आधार बताया जाता है, लेकिन उससे लोकतंत्र में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ने के मजबूर हैं। इस सरकारी स्कूलों की खासकर बात हो रही है। जब बच्चे ही शिक्षा से वंचित रहेंगे तो देश का भविष्य कैसे संवरेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हो या हमारे अपने शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े, हर जगह यह साफ झलकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। दुनिया के 25 करोड़ बच्चे आज भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, और इनमें से एक बड़ी संख्या दक्षिण एशिया में, और भारत में तो हालात और भी खराब। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब देखिए सरकारी स्कूलों की हालत जाके देखिए, उनके शिक्षकों की जो पढ़ाने का तरीका है उसे देखिए आप लोग, व्यवस्थाएं उसे देखिए, और सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा वेतन आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के टीचरों को मिलता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सबसे निम्न कोटि की रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आप देखिए गरीब से गरीब, जिसकी जितनी हिम्मत है वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे सरकारी स्कूलों से भरोसा उठ गया। और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच देश के स्कूलों में पंजीकरण संख्या में भारी गिरावट आई है। मिडिल स्कूल तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट रेट 5.2%, सेकेंडरी स्तर पर 10.9% तक पहुंच जाता है। यह सब तब हो रहा है जब हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है। 2022-23 में जहां स्कूलों में 25.17 करोड़ बच्चे दर्ज थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ हो गई। और यह गिरावट महज संख्या नहीं है, बल्कि उन सपनों की टोटन है जो इन बच्चों को ने देखे होंगे। सरकारें मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील और यूनिफॉर्म जैसी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन ये योजनाएं वंचित वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल तक खींचने में कारगर नहीं हो पाई। एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ देश के 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर और सुविधा
कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट तो केवल 53% स्कूलों तक ही पहुंच पाया है। ऐसे में बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने की बात करना मजाक जैसा लगता है। क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में हमारे बच्चे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे? और देखिए, बहुत सारे बच्चे भारत छोड़ के दूसरे विदेशों देशों में आप देखते हैं कि क्या शिक्षा लेने जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं उनका ईमानदारी से चिन्हित किया जाए, उनका समाधान किया जाए। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सकते, बस उसकी ओर कदम उठाने वाले चाहिए। स्कूल में ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। जब बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हो तो स्कूल जाने का सवाल ही कहाँ उठता है। बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त शिक्षक स्टाफ और शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव स्थिति को और बदतर बना देता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव होना हमारे विकास पर सवालिया निशान लगाता है। सरकारें प्रयास तो कर रही हैं, मिड डे मील योजना हुई या मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, इनमें कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यह समझना होगा कि शिक्षा केवल बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश की नींव है। यदि हम इसे प्राथमिकता नहीं देंगे तो आने वाले समय में विकास के तमाम वादे सिर्फ ढकोसला बनकर रह जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा, मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ। कक्षा 6वीं तक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, अच्छे से बोलना नहीं आता था, उसके बारे में पढ़ना नहीं आता था। हकीकत कह रहा हूं, मुझे अच्छे से गुणा भाग नहीं आते थे। उसके बाद आप देखते हैं कि कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया गया, उसके बाद स्थिति सुधरी। जितना मुझे कक्षा 6वीं 7वीं में आता था सरकारी स्कूलों में पढ़ने में, उतना आज आप देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चे को आ जा रहा है। और हमारे टीचर को खुद नहीं आता था, ये हकीकत बात है, जो उसे रटा रटाया होता था। और एक बात सोचिए, 5वीं 6वीं तक वो स्कूल है और एक टीचर है वहां, सभी क्लासों को वही देखभाल करता है। ये भी शिक्षकों की कमी देखने को मिलता है। तो यही हाल है। बाकी क्या, ये टिप्पणियां रहती हैं तो इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग। और देखिए, जब भी आप लोग कोई समस्या बता रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें कर दी और आप निकल गए। कोई समस्या बता रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको अच्छे से बताना है। आंसर राइटिंग निबंध यही तो लिखना है। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको देखना हो, जो चाहिए हो आपको। ये इतिहास लेखन में एआई का उपयोग, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। आजकल इसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। इतिहास अगर एक व्यंजन है तो उसकी कच्ची सामग्री सूचना है। हालांकि इसमें रसोइये की भूमिका तो है ही, किंतु बिना शक्कर के मीठापन आए कैसे? अतः सूचना, जिसे तथ्य कह लीजिए फिर स्रोत कह लीजिए, उसके बिना इतिहास की रचना संभव नहीं है। स्रोत जितना प्रमाणिक, विस्तृत और सटीक होगा, इतिहास का स्वरूप भी उतना ही सच्चा, समावेशी व पारदर्शी होगा। हालांकि यह मानवीय दुविधा तो तब भी बनी हुई रहेगी कि तथ्यों का उपयोग कैसे किया जा रहा। अतीत की मिट्टी में वर्तमान की आवश्यकता मिलाकर उसे विचार की आग में पकाने वाले मूर्तिकार तो तब भी इतिहास का सौंदर्य कलुषित कर ही देंगे। पर फिर यह विकल्प भी होगा कि उसके समानांतर कई अन्य मूर्तियां भी सजाई जा सकें। ऐसे में पाठक के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। स्रोतों को प्राप्त करने, उसे सोच जांचने और उससे सटीक उपयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि यूजीसी ने तो डिजिटल हिस्ट्री और एआई इन हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे पाठ्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा है। प्रौद्योगिकी पहले भी इतिहास रचने में भूमिका निभाता रहा है। एआई से यह उम्मीद और बढ़ गई है। और यूजीसी के बारे में याद रखिएगा। यूजीसी के बारे में याद रखोगे क्या? नहीं रख पाते। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुत्थियों को सुलझाने में उपयोगी। अब देखिए, एआई के उपयोग बताए जा रहे हैं, पहले चिंताएं भी बताई जाती कई आर्टिकल में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके पॉजिटिव पॉइंट भी रहते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी रहते हैं, आपको याद रखना है। अब उपयोग भी रहते हैं, उसके दुरुपयोग भी रहते हैं। अब आप पर निर्भर कर रहा है, लोगों पर निर्भर कर रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अपनी पुरानी पीढ़ी की तकनीक से इस मामले में अलग है कि यह केवल सूचनाओं का संग्रह ही नहीं करती है, बल्कि इसके उपयोग की दक्षता से भी यह युक्त है। इसमें कुछ मानव बुद्धि जैसी क्षमता है जिसकी व्यापकता कहीं ज्यादा है। ऐसे में स्रोतों के अभाव में इतिहास का जो भी हिस्सा अंधेरे में, उस पर दोहरी रोशनी डाली जा सकती है। मसलन अगर एआई ने प्राचीन भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में विशिष्टता हासिल कर ली तो ना जाने इतिहास की कितनी तह खुल जाएंगी।
भारतीय इतिहास के सबसे पुराने विवादों में से एक आर्य विवाद भी है। इसमें काफी कुछ सुलझ सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक शक्तिशाली मशीन तमाम भाषाओं का अन्वेषण कर उनकी समानता असमानता को अधिक सटीकता से वर्गीकृत कर सकती है, और इसलिए यह ग्रह भी खुल सकती है कि जिस वर्च वृक्ष के उपयोग के सहारे जाइलस ने आर्यों के मूल स्थान को किसी अल्पस क्षेत्र में खोजा, वह कितना सही है। और इन गुत्थियों को सुलझाने में निश्चित ही एआई बहुत काम आ सकती है। प्राचीन भाषाओं व लिपियों के अध्ययन से शायद एआई इतनी सक्षम हो जाए कि वह हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने में सहायक साबित हो सके। ऐसे में इस सभ्यता के कई पहलू ठीक से सामने आ सकेंगे। इतिहास का पुनर्वलोकन। इसके अतिरिक्त एआई चूंकि बहुत तेजी से असीमित सूचनाओं का विश्लेषण कर सकती है, इसलिए इससे शोधकर्ताओं को उन आंकड़ों को वर्गीकृत करने और उसका एक पैटर्न निश्चित करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। तकनीकी रूप से कहें तो टेक्स्ट माइनिंग के माध्यम से अतीत तक बेहतर ढंग से पहुंचा जा सकता है। सूचनाओं के ढेर में काम की सुई ढूंढना एआई के लिए सेकंड भर का काम होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के विशाल डाटाबेस में अंग का भाषी की भागीदारी की पहचान तब एकदम आसान हो जाएगी जब संथाल विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक का निश्चित पैटर्न हमारे सामने होगा। ठीक इसी प्रकार स्रोतों को जांचने, वैसे ही अन्य स्रोतों को सुलझाने, उन स्रोतों के उपयोग के खतरों से आगाह करना, उस पर पहले की जा चुकी प्रमाणिक टिप्पणियों को प्रस्तुत करना है, और सबसे बढ़कर लेखक के व्यक्तित्व तथा उसके विचार को पाठ के साथ प्रस्तुत कर देने में एआई की एक सफल मॉडल हो सकता है। निश्चित ही इससे शोधकर्ताओं का काफी कीमती समय बचेगा और वह अधिक ऊर्जा से अपने सत्य की तरफ बढ़ सकेंगे। फिर एआई ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में काफ़ी सहायक हो सकता है। और आप देखिए इसके अलावा इन दस्तावेजों तक पहुंच भी आसान हो सकेगी तथा उसका उपयोग भी सरल हो जाएगा। इतिहास में बढ़ेगी रुचि। सबसे बढ़कर स्कूल कॉलेजों में इतिहास की पढ़ाई को रुचिकर बनाने में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह अतीत के इनपुट्स के आधार पर एक कृत्रिम अतीत की रचना कर सकता है। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र बनाते आरंभिक मानव के वीडियो से विद्यार्थी निश्चित ही उस समय को अधिक समीप से जान सकेंगे। इसमें इसी प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की शिष्टता को भी एआई उन्नत ग्राफिक्स के साथ प्रदर्शित कर सकता है, और जिससे विद्यार्थियों को इसे समझने में आसानी हो सकती है। इतना ही नहीं, युद्ध इत्यादि प्रसंग को भी अधिक जीवंतता से प्रस्तुत किया जा सकेगा, और एआई इतिहास विषय की पढ़ाई को रुचिकर बना सकता है और विद्यार्थियों के मन में इस विषय के कठिन और शुष्क होने का ठप्पा हटा सकता है। अब आप देखें बाबर लड़ रहे हैं, आप देखेंगे अकबर लड़ रहा है, तो अगर इस तरह के अगर वीडियो सामने आने लगे, ग्राफिक्स आने लगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब भीमबेटका में देखिए चित्र बनाए जा रहे हैं, उस समय उस तरह का अगर वीडियो बन जाए, ग्राफिक्स बन जाए तो और अच्छे से समझ में आए। इतनी आशाओं के बाद भी हमें इस नई प्रौद्योगिकी के प्रति सचेत रहना होगा। ऐसा ना हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कृत्रिम अतीत की रचना में किया जाने लगे। इस संदर्भ में भी जागरूक रहना होगा कि कहीं किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर मशीन विशाल सूचनाओं को एक निष्कर्ष पर में ना बदलने लग जाए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास लेखन सूचनाओं का प्रसंस्करण भर नहीं है, बल्कि इसके लिए एक साफ सुथरा मानव हृदय भी चाहिए। मानव जाति को अपने पूर्वजों की ईमानदारी कहानी कहने का महान दायित्व केवल मशीन के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज। भारत के गौरवशाली अतीत के पन्नों व रहस्यों की उद्घाटित करने का एकमात्र मार्ग पुरातत्व में ही निहित है। पुरातात्विक उत्खननों ने समय समय पर भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को विश्व पटल पर अंकित किया है। दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे पर स्थित बागपत जिले के ग्राम सिनौली से 2018 में जो पुरावशेष उत्खनन से प्राप्त हुए, उन्होंने भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। वैसे तो सिनौली उत्खनन 2004-2005 में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया गया था, परंतु 2018 में उत्खनन में जो पुरानिधियां प्राप्त हुई वे पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इस पुरास्थल पर 4000 वर्ष पूर्व यह तिथि कार्बन डेटिंग पर आधारित है कि 116 मानव समाधियां प्रकाश में आई। इन मानव समाधियों के साथ मिली पुरानिधियों अपने आप में विशिष्ट हैं। सिनौली से प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरानिधि है घोड़े से संचालित होने वाला काष्ठ व ताम्र निर्मित रथ है, और यह पहला स्तर है जब भारत की भूमि पर उत्खनन में रथ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में रथों का विशिष्ट स्थान है। उत्खनन में कुल 3 रथ प्राप्त होते हैं। ये अत्यंत उन्नत तकनीक से बनाए गए हैं। ये रथ मानव समाधियों के साथ ही दफनाए गए थे। वस्तुतः समाधिस्थ मानव ही इन रथों के स्वामी थे। रथों के साथ ही हमें ताम्र निर्मित तलवारें भी सिनौली की समाधि से प्राप्त हुई हैं। सिनौली से प्राप्त मानव समाधियों की एक विशेषता और है जो वर्ष 2018 के उत्खनन में ही ज्ञात हुई।
यहाँ समाधित शवों को काष्ठ निर्मित शव पेटिका में रखकर दफनाया गया। शव पेटिका की लकड़ी तो समय के साथ नष्ट हो गई, परंतु लकड़ी की सतह पर तांबे व सैलखड़ी का उपयोग कर किए गए अलंकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि शवों को 4 पैर वाली काष्ठ निर्मित शव पेटिका में रखा गया। इन्हीं शव पेटिका में से एक की ऊपरी सतह पर तांबे का उपयोग करके 9 मानवों की मुख्य आकृतियां बनाई गई। इन मुख्य आकृतियों के शीर्ष पर 2 सींग व पीपल की पत्ती युक्त मुकुट बनाया गया। यह संभवतः किसी धार्मिक प्रयोजन हेतु किया गया होगा। सेनोली की समाधियों से तमाम ताम निर्मित उपकरणों के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए। वर्ष आप देखते हैं, वर्ष 2005 में हुए उत्खनन में रहवासी क्षेत्र के प्रमाण सेनोली से प्राप्त नहीं हुए थे। 2018 में हमें सेनोली से मिट्टी के बर्तनों को पकाने की बात, तांबे की गलाने की भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, सेनोली से बड़ी संख्या में पकी ईंटें भी प्राप्त हुई जो 50 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। इन पुरावशेषों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेनोली में रहने वाले लोग यहाँ स्थायी तौर पर रहा करते थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय इतिहास में सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सेनोली के खनन से प्राप्त पुरावशेष सरस्वती सिंधु सभ्यता से पूर्णतः भिन्न है। विगत वर्षों में पुरातत्वविदों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ऐसी संभावनाएं प्रकट की जाने लगी हैं कि गंगा और यमुना के दोआब में 4000 वर्ष पूर्व सरस्वती सिंधु सभ्यता से विभिन्न एक संस्कृति विद्यमान थी, जिस पर अभी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। सेनोली से प्राप्त पुरावशेषों पर वैज्ञानिक आधार पर कार्य किया जा रहा है। उत्खननकर्ता के अनुसार सेनोली के कंकाल का डीएनए और राखीगढ़ी से मिले 4500 वर्ष पुराने कंकाल का डीएनए समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेनोली के पुरातत्विक अवशेष और डीएनए की रिपोर्ट भारतीय इतिहास में फैलाए गए भ्रम को शीघ्र ही धराशायी कर देगा। इस बात की प्रबल संभावना है। देख लीजिए, इतिहास की बातें हो रही हैं। चलिए, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। ये राजनीति की बात हो रही, पटनायक से बड़ी लकी खींचने में जुटे मांझी। ये आप देखते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है ना, तो उन्हीं की बात की जा रही है, मोहन चरण मांझी। देखिए, ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नई पीढ़ी में कार्य जीवन संतुलन। ये वर्ष 1997 और 2020 के बीच जन्मी पीढ़ी, और जिससे जनरेशन जेड भी कहा जाता है, वह वैश्विक कार्बन को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है। ये वैश्विक उपभोक्ताओं का लगभग 40% और वैश्विक कार्बन का 25% हिस्सा है। इस वर्ष के अंत तक इस पीढ़ी का भारत के कार्बन का 27% हिस्सा बनने का अनुमान है। हालांकि हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जनरेशन जेड को स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक 6 कंपनियों में से इस पीढ़ी के नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में संकोच कर रही है। ये रुझान कार्बन में उनकी तैयारी को लेकर चिंता उत्पन्न करते हैं। एक संबंधित अध्ययन प्रमुख 3 मुख्य कारणों की ओर इशारा करते हैं: प्रतिक्रिया का विरोध, जवाबदेही और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी एवं रिमोट वर्क के लिए प्राथमिकता। गैलप की एक रिपोर्ट के अनुसार 55% नियोक्ताओं ने रचनात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति को प्रमुख चुनौती माना है। यह प्रतिक्रिया प्रतिरोध उनके विकास, अनुकूलन क्षमता और सुधार को प्रभावित करता है, जबकि जनरेशन जेड कर्मचारी प्रतिक्रिया को आलोचना के रूप में देखते हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि प्रतिक्रिया व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रतिक्रिया को स्वीकार करने, उस पर कार्य करने में असमर्थता उनके करियर की उन्नति में बाधा डाल सकती है और उनके लिए उन संगठनों में समायोजन कठिन है जहां सुधार को महत्व दिया जाता। कैरियर बिल्डर के एक शोध में यह भी सामने आया कि कुछ जनरेशन जेड कर्मचारी माउस जिगल जैसे व्यवहार में संलग्न होते हैं, जहां वे वास्तविक कार्य से बचते हुए सक्रिय दिखने के लिए अपने कंप्यूटर माउस में हेरफेर करते हैं। PwC की रिपोर्ट के अनुसार 45% जनरेशन जेड पेशेवरों ने कठिन कार्यों से बचने या प्रगति का भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी युक्तियों का उपयोग करना स्वीकार किया है। डेलाइट ने पाया कि 44% जनरेशन जेड कर्मचारी रोजगार के पहले 2 वर्षों के भीतर नौकरी बदलने की उम्मीद करते हैं। पुरानी पीढ़ियां कई वर्षों तक एक ही कंपनी के साथ रखती थी, जबकि जनरेशन जेड तेजी से नए अवसरों की तलाश करती हैं। यह प्रवृत्ति उन नियोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है जिन्हें अपने कार्यबल से स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त गैलप के एक 2021 के सर्वेक्षण से पता चला कि 58% जनरेशन जेड कर्मचारी रिमोट वर्क पसंद करते हैं, जो यह लचीलेपन के लिए कार्यबल की बदलती अपेक्षाओं को दर्शाता है। हालांकि इसके कार्य जीवन संतुलन जैसे लाभ भी हैं, तो वहीं यह टीम सहयोग व जवाबदेही के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। लिहाजा जो नियोक्ता लचीली कार्य व्यवस्था की पेशकश करने में असमर्थ अनुच्छक हैं, उन्हें जनरेशन जेड की शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
और दीर्घकालिक करियर लक्ष्य, इन चुनौतियों के समाधान के लिए इस पीढ़ी को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार जो कर्मचारी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया मांगते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने वे अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और प्रबंधकों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। हालांकि नौकरी की तलाश करना जनरेशन जेड की मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने के लाभों को पहचानना महत्वपूर्ण है। वैसे जनरेशन जेड भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लिहाजा उनकी तकनीकी क्षमता, दक्षता, उद्यमशीलता का सोच और मजबूत उपभोक्ता प्रभाव आर्थिक प्रगति की प्रोत्साहित करेगा। दीर्घकालिक सफलता के लिए जनरेशन जेड को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी और प्रोफेशन के प्रति नैतिकता को मजबूत करना होगा। ऐसा करने से वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकेंगे, आर्थिकी में मूल्यवान योगदान देंगे, कार्यबल में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकेंगे। नौकरी बाजार के निरंतर परिवर्तन के बीच कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए ऐसा कार्य वातावरण अनिवार्य जो उत्पादकता, दक्षता व सामंजस्य को बढ़ावा दे। वहीं नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे जनरेशन जेड की विशिष्ट प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को समझें एवं ऐसा वातावरण तैयार करें जो तकनीकी अनुकूल कार्य जीवन संतुलन व दीर्घकालिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करे। यदि कर्मचारी और नियोक्ता के सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहां कर्मचारी जिम्मेदारी, प्रतिक्रिया और वफादारी को अपनाए और नियोक्ता अनुकूलशीलता, प्रेरणा व समर्थन प्रदान करे, तो यह न केवल व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।